आपकी अभी स्टार्ट की है जस्ट, तो सबसे पहले मैंने आपसे पिछले टर्न पर जाते जाते आपसे पूछा था कि अगर आपके पास एक कर्व इस तरह से बना हुआ है, कोई भी एक कर्व, लेट्स से इस कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये इस कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस कर्व पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ की है। ये देखिए आपने इस कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ की है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा आपने इस कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ किया, तो टैंजेंट जो है उसकी इक्वेशन ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया था कि अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व की टैंजेंट होती है तो आपको वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास इतना साफ सुथरा कर्व हर बार आ जाए। आपको बस आपकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइन किसी कर्व की टैंजेंट बनती है तो हम लाइन और कर्व को जब सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन एक्स, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे तो आपके पास ये कंडीशन ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आ जाएगी कि ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट किस कंडीशन पर हो सकती है। तो ज्यादातर बच्चों वहां से सी की वैल्यू निकलती है, तो वो सी की वैल्यू आप में से कुछ दो बच्चों ने मेरे को भेजी भी थी, तो वो उनकी बिल्कुल सही थी, निकाल करके आपने थोड़ी देर बाद भेजी थी मेरे को, तो वो सही थी। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस प्रोसेस को देख लेते हैं यहाँ पर, और आपकी फाइनल कंडीशन इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए जनरेट कर देते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए टेंजेंसी की कंडीशन बताई थी, वो क्या थी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर इलिप्स। ध्यान से सुनिए, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर इलिप्स क्या बताई थी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो क्या बताई थी, c इक्वल टू ए बाई एम, c इक्वल टू ए बाई एम या mc इज इक्वल टू ए। ये मैंने आपको ऑलरेडी जनरेट करा के रखी है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये सारी बातें आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, ऐसा ना सोचना कि आप बार बार आपको कोई बताने आएगा, आप उसको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फिर से वही लिख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो y की बच्चों हमने वैल्यू डाल दी, दिस इज y की वैल्यू है एम एक्स प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनको भी यहां से समझ में आएगा। ओके, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इन x, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन आप अपने आप ही कर लीजिए, मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन आपके लिए नहीं करने वाला हूं, बस एक दो स्टेप्स लिख करके आपके लिए सीधा कंडीशन लिखने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले बच्चों एलसीएम में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों क्वाड्रेटिक इन x बना लीजिए, दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इन x। आप इसको बना लेंगे क्वाड्रेटिक इन x, यानी किस फॉर्म में बनाएंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म बना लीजिए, और बनाने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट आप इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपके पास ऑटोमेटिक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी, दिस इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस टेंजेंसी की कंडीशन को याद रखना काफी आसान काम है, क्योंकि ये एलिप्स से मिलती जुलती है। एलिप्स में बीच में प्लस बी स्क्वायर था, यहां बीच में जो है माइनस बी स्क्वायर आ रहा, और कोई डिफरेंस आपका नहीं है। तो दिस इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, इसको आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, बल्कि मैं तो आपसे आशा करता हूं कि आप इसको डायरेक्टली याद रखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो बच्चों यहां तक आप समझ गए होंगे, अब हम इसको आगे कंटिन्यूएशन में ले जा रहे हैं दूसरी बात आपको समझाने के लिए। तो बच्चों जो आपके सामने मैं एक दूसरा स्टैंडर्ड जनरेट करने जा रहा हूं, वो दूसरा स्टैंडर्ड है आपके पास एक हाइपरबोला का। तो बच्चों इससे पहले वाला हाइपरबोला आप जान चुके हैं। अब जिस तरह से बच्चों आपने पढ़ा था इलिप्स में,
एलिप्स में पढ़ा था ना कि एलिप्स में दो तरह के एलिप्स होते हैं, कि एक बार जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, एक बार मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होती है, यही तो पढ़ा था ना। एक बार ए ग्रेटर देन बी का केस होता है, एक बार ए लेस देन बी का केस होता है। वैसे ही बच्चों यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है और दूसरा हाइपरबोला बन जाता है। इस हाइपरबोला को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ध्यान से देखिए, एक हाइपरबोला तो वो है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं उस हाइपरबोला का नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो मैं आपके सामने जो बनाऊंगा, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसको कहते हैं। और इनके स्टैंडर्ड्स लर्न करना काफी आसान काम होता है। बस इसकी इक्वेशन में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इक्वेशन थोड़ा गलत समझ बैठते हैं, तो इक्वेशन पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। बाकी डायग्राम तो आपके दिमाग में जो चल रहा है वो तो बनेगा ही वैसे, इस तरह से बनेगा, क्योंकि पहले आपने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया था, अब आपने वाई एक्सिस के अलोंग बनाया है। बिल्कुल आप पहले की तरह यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब बना लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, जितनी भी बातें होती हैं वो सब यहाँ पर होंगी, ठीक है ना। तो लेकिन इस हाइपरबोला का नाम क्या होता है? इस हाइपरबोला का नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो बच्चों अगर आप इसके स्टैंडर्ड्स लिखना चाहें और इसकी प्रॉपर इक्वेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसी हाइपरबोला को यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों उसका सेंटर, तो सेंटर तो किसी का बदलता नहीं है क्योंकि ये शिफ्टेड थोड़ी नहीं है। चलिए, तो सेंटर हो गया आपका 0,0। तो बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट आपकी स्क्रीन पर साफ साफ मैंने लिख दिए हैं, दिस इज 0,0। उसके बाद बच्चों अगर आप यहां पर और भी स्टैंडर्ड लिखना चाहें तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज यूज कर लेता हूं, बल्कि अगर आप कंपैरिजन करवा देता हूं, कंपैरिजन से आपको ज्यादा याद रहेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन यूज कर लेते हैं, तो कंपैरिजन आपको ज्यादा दिनों तक याद रह सकता है। तो मैं यहाँ कंपैरिजन जनरेट कर देता हूं। तो पहले बच्चों आपने क्या पढ़ा था? पहले आपने पढ़ा था एक हाइपरबोला, ठीक है, और आज आपने क्या पढ़ा? एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला का अभी आपने जस्ट देखा कि किस तरह से डायग्राम होता है। तो बच्चों इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। दोनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसकी इक्वेशन क्या थी? वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और बच्चों इसकी इक्वेशन होती है, वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहीं पर धोखा होता है। यहां पर ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी वाली जैसी चीजें जनरेट नहीं होती और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं ये बिल्कुल एलिप्स की तरह। नो 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 नो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पूरी तरीके से नहीं। तो बच्चों यहाँ पे ये मत समझिएगा कि इसमें ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी वाला है, हम वैसे लिख रहे हैं, वैसा हम नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। दिस इज जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन आपको इस तरह से जनरेट होगी, ये देखिए इस तरह से वो नजर आती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और कई बुक्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी लिख देंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी मैंने जस्ट आपकी स्क्रीन पे लिखी है, आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों सेंटर, सेंटर क्या होते हैं? 0,0। और बच्चों इसका भी सेंटर 0,0 ही होगा, ठीक, ओके। तो बच्चों फोकाई यानी कि फोकस का प्लूरल फोकाई। तो फोकाई तो आप पहले ही से जानते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला में सेम होती है। दिस इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और यहां होती है 0, प्लस माइनस बीई, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग बना है ना, तो फोकाई वाई एक्सिस पे चली जाएगी। और ये तो मैंने आपको बताया था कि ए बी से इंटरचेंज हो जाता है, बी ए से इंटरचेंज हो जाता है, याद है? मैंने आपको बताया था एलिप्स में। अब देखो एलिप्स से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलना चालू हो गई है। तो ए बी से रिप्लेस हो जाएगा, बी ए से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा, वाई एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, ओके। तो बच्चों इसके वर्टिसेस, चलिए वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस मैंने आपको समझाया था कि जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। तो दिस इज a, 0 और दिस इज -a, 0। और बच्चों यहां जो वर्टिसेस होंगे दिस इज 0, b एंड 0, -b। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। अब आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल एलिप्स की तरह ही चल रहा है, ओके।
तो एलिप्स में वहां कहते थे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, यहाँ पे नाम बदल जाता है, मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था। यहाँ पे कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ मेजर एक्सिस का नाम ही होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज बच्चों ये होती है यहाँ पर 2a और यहाँ पे बदल जाती है, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2b, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो बच्चों मैंने कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बताई थी, क्या होती है यहाँ पे 2b, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी 2a। तो कोई चेंज आपको नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल आसान सा काम लग रहा है। डायरेक्ट्रिक्स, चलो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए क्या होती थी, बिल्कुल एलिप्स की तरह, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। तो यहां पर क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, बिल्कुल वैसे ही चला। यहां पे बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी को फाइंड करने के लिए। ये एक ऐसा रिलेशन है जो मैंने देखा हर बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, तो बच्चों इसेंट्रिसिटी को निकालने के लिए हमारे पास हमेशा एक रिलेशन दिया रहता है, जैसे एलिप्स में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, एलिप्स होगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर, हाइपरबोला होगा तो ई स्क्वायर माइनस 1, और इसका तो आप लिख ही सकते हैं कॉन्जुगेट वाले का, इंटरचेंज कर दीजिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, बस इतना चेंज होता है। उसके बाद बच्चों आप और भी बातें जानते हैं, दिस इज लेटस रेक्टम की लेंथ। लेटस रेक्टम आप बहुत बार देख चुके हैं, मैंने बताया है वो क्या होती है, फोकस से पास होती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्सिस ऑफ एलिप्स या एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, जिसकी भी एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये बातें हम आपको पहले भी बता सकते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होती है। ओके, तो दिस इज 2b स्क्वायर बाई a और यहां पर इसकी लेंथ होती है 2a स्क्वायर बाई b, दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, आगे आप और लिखना चाहें तो डाटा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0, और यहां पर उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर y एक्सिस है कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0, और वहां पर क्या होगी y इक्वल टू 0। तो बच्चों कितना आसान है, तो बेहद आसान सा काम है, अब आप समझ गए होंगे। तो इसको इस तरह से कंपेयर करके लिखा जा सकता है, इससे आपको ज्यादा दिनों तक ये याद रहेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। देखिए बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है, मतलब क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं, शो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन है बच्चों 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसी हूबहू इक्वेशन मैंने आपको एलिप्स में भी कराई है। आज मैंने आपको पूछा है कि शो करो कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी एक हाइपरबोला को, रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला, और वो तो करेगी ही बच्चों, क्योंकि हाइपरबोला को ही तो जनरेट करेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में से अगर कोई भी एक कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो वो हाइपरबोला ही होता है और कुछ नहीं होता। तो एलिप्स को होने के लिए आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और पैराबोला होता है तो पैराबोला में तो या तो सिर्फ वाई स्क्वायर का टर्म होगा या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म आ गए, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको रिप्रेजेंट करना है ये हाइपरबोला को, एक शिफ्टेड हाइपरबोला है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको जो बताए हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस करने के तरीके, उसको आप यूज करिए। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखिए। तो देखो बच्चों ये मैंने एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिख दिए।
फिर मैंने वाई स्क्वायर वाले टर्म लिखे, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने बच्चों बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना ही है, ठीक। और बच्चों यहां पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आप 1 बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट में 2x है, तो 2x का मतलब क्या होगा कि ये 2ab वाला टर्म है, यानी a की जगह आपका क्या है, a की जगह आपका 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड किया, और ये देखो ये 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसी तरीके से बच्चों ये माइनस 2ab है, ध्यान से देखिए, लेकिन है a माइनस b का होल स्क्वायर ये, ओके। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने +1 और -1 ये देखो बच्चों फिर से कर दिया है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ये यहां से यहां तक क्या बन गया, ये यहां से यहां तक बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 -16 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 -151 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये हो गया 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर -9 -16 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कितना हुआ +16 -151 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन गया 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर -16 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर कोई क्लास में बच्चा हमारी बात सुन रहा है तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके बताए कि ये आया कितना, -51 +16 -9, तो ये निकल के आएगा -144, तो ये उधर जाके +144 हो जाएगा, ठीक। तो यहां तक सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें आरएचएस में 1 होता है, तो आप क्या करिए पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दीजिए। तो पूरी इक्वेशन को आपने 144 से डिवाइड कर दिया, ये मैंने बच्चों आपके सामने 144 से अभी डिवाइड किया है, आप देखिए आराम से। उसके बाद ध्यान से देखिए बच्चों, आप आगे क्या करने जा रहे हैं। तो ये लिखा है बच्चों x, हाँ बेटा बताइए। सर इसकी तो एक सिंपली इक्वेशन बन के आएगी। हाँ हाँ सिंपल इक्वेशन बन रही है देखो, तो ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए होंगे आप। अब बच्चों आगे आपके लिए काम काफी आसान है, अगर कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि जो x माइनस 1 है उसको तो हम जानते नहीं, उसको हम कैपिटल X से जान लेते हैं, y माइनस 1 को कैपिटल Y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये एक इलिप्स की ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो बच्चों ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है। अब आप इस हाइपरबोला के सारे कंसेप्ट जानते हैं, तो इस हाइपरबोला के सारे कंसेप्ट से आप जो आपका शिफ्टेड हाइपरबोला है उसके सारे कंसेप्ट आप जनरेट कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चों अगर इस वाले हाइपरबोला की बात की जाए तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0,0, लेकिन बच्चों ये कैपिटल X 0 हुआ है और ये कैपिटल Y 0 हुआ है, क्योंकि ये वाला अगर हाइपरबोला दिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल X है और यहाँ पर कैपिटल Y है, तो आपका सेंटर जो है इस वाले के लिए 0,0, इसका मतलब कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0 है, और जब हम दोनों को 0 करेंगे तो आपका ओरिजिनल सेंटर निकल करके आ जाएगा इक्वल टू 1,1। तो बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही बन गए जैसे इलिप्स के सारे क्वेश्चंस आप कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको कहा था अगर आप इलिप्स के सारे क्वेश्चंस प्रॉपर देखते हैं आपको हाइपरबोला में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बच्चों सब कॉमन सी चीजें हैं जो आप इसके लिए करेंगे, वही फिर कैपिटल X कैपिटल Y में कन्वर्ट कर लीजिए। लेटेस्ट रेक्टम आप निकाल सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, ठीक है। लेंथ पे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो तो वही रहती है, तो 2b²। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए, a² की जगह 16 है और b² की जगह 9 है, और a² अगर 16 है तो a हो गया आपका 4, दिस इज 9/2 यूनिट्स। तो बच्चों ये मैंने लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ आपको निकाल के दे दी। अगर आप इस एलिप्स की अगर आप इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी निकालेंगे तो वो भी निकल आएगी।
दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों यहाँ सारी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए तो आपके पास एसेंट्रिसिटी भी निकल करके आ जाएगी। तो कोई बता सकता है इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है? तो बी स्क्वायर कितना आया? बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 16, ठीक है, ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, दैट मींस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9/16। तो ये 9/16 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5/4 आएगा, यानी ई 5/4 आ रहा। तो बच्चों जो हम लोग ने किया है वो सही है। क्यों? क्योंकि हाइपरबोला का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो 1 से बड़ा होता है और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 5/4 आ रहा, जो कि ऑटोमेटिक 1 से बड़ा ही है। इसका मतलब जो भी हम लोग स्टैंडर्ड सब कर रहे हैं ये सब सही है, इसमें कहीं भी कोई हेराफेरी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, find the equation of the hyperbola ठीक है बच्चों, find the equation of the hyperbola whose conjugate axis is 5 and the distance between the foci is 30। तो ठीक है, तो आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 30। तो ये सभी अटेम्प्ट ले लेने दीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार जस्टिफाइड कर देते हैं। सर हो गया। ओके गुड। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पूरा समझ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो बच्चों अगर आप इस तरह से आपने देखा होगा तो ये आप एक स्टैंडर्ड बना लिया करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 यूनिट। तो बच्चों इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होती थी 2a, तो कॉन्जुगेट एक्सिस होती थी 2b, तो आप लिखोगे 2b इज इक्वल टू 5। तो ये सभी बच्चे लिख सकते हैं अगर आप इसको याद रख पा रहे हैं तो। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसके जो फोकस है उनके बीच की दूरी 13 यूनिट है। तो बच्चों यहां पर फोकस होता था -AE, 0 और यहां पर है फोकस +AE, 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आपको ये डिस्टेंस दी है, तो बच्चों ये डिस्टेंस से होती है AE और ये भी डिस्टेंस है AE, तो ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर के हो गई 2AE। समझ गए आप? ये भी डिस्टेंस है AE और ये भी डिस्टेंस है AE, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? 2AE। ठीक है, तो यहां से बच्चों 2AE आपके पास दिया हुआ है, दिस इज 13 यूनिट्स। अब बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, अब आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आता होगा तो आप इन दो इक्वेशन से समझ गए होंगे और डायग्राम से भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब इसको आप सॉल्व करिए और अपना आंसर निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप इक्वेशन यूज कर लीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसको आप यूज करिए, फिर लिखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। और ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास बी भी पता है और AE की वैल्यू भी पता है, ये सारी वैल्यू पता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4 और 13/2 का स्क्वायर दैट इज 169/4 माइनस A स्क्वायर। तो कई बच्चे सोच रहे थे ये सॉल्व यहाँ से नहीं हो पाएगा, लेकिन सॉल्व ये हो रहा है। तो 144/4 इज इक्वल टू A इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लोगों ने सोचा कि वेरिएबल्स ज्यादा है क्वेश्चन कम है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत क्वेश्चन दिया गया है। सर ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ बेटा बताइए। तो 2b इज इक्वल टू 5 और 2AE इन सबको यूज करके आपने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों a की वैल्यू 6 आ गई है, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू आपको पहले ही से पता है, b की वैल्यू 5/2 है। तो इक्वेशन बच्चों आपकी निकल के आ गई, दिस इज x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, तो दिस इज द आंसर।
ठीक, आंसर अब आप समझ गए होंगे। तो सभी बच्चे अब आंसर पूरी तरीके से समझ गए होंगे प्रॉपरली, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी आपको खुद करना होगा। दिस इज फाइंड द इक्वेशन of hyperbola. Find the equation of hyperbola whose foci is, या foci ये तो प्लूरल हो गया, foci are 8,3, 0,3 and eccentricity is 4/3। इसेंट्रिसिटी को उतना बड़ा ना लिख करके आप स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 4/3। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर दिया हुआ है कि आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसके फोकस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। एक फोकस है 8,3 पर, दूसरा फोकस है 0,3 पर, और आपके पास इसेंट्रिसिटी दी है 4/3। ठीक है, आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या आप सोचेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता तो इसका जो फोकस है वो a,0 या -a,0 होता। ठीक है ना, इसका जो फोकस है वो a,0 या -a,0 टाइप का होता, या 0,be या 0,±be टाइप का होता। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं है, तो ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। लेकिन जब ये एग्जाम में आता है तो आप इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तरह इक्वेशन लिख के चले आते हो। इसलिए यहां पर आपको देखना है कि आप वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसका आपको प्रॉपर रीजन भी बता रहा हूं। हाँ, अगर आप इसको करना चाहें और कुछ जल्दी करना चाहें तो आप एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला के डायग्राम को बना करके इसकी ज्योमेट्री जरूर समझ सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कुछ भी हो, लेकिन फॉलो तो इस स्टैंडर्ड को ही करेगी। तो बच्चों कैसे बनती है स्टैंडर्ड वाले की, इस तरह से आप बनाते हैं। तो बच्चों यहां क्या दिया है, फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए। अब बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां एक फोकाई होती है और एक फोकाई यहां पर होती है, फोकस यहां पर होता है, दो फोकस होते हैं। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि जो फोकस का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर। फोकस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। तो बच्चों आप इस शिफ्टेड हाइपरबोला का सेंटर तो निकाल ही सकते हैं। तो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई। तो बच्चों सेंटर क्या है, कोई कोई बच्चा बता सकता है क्या है सेंटर? 8 + 0/2, 3 + 3/2। तो ये बच्चों ये सेंटर निकल के आया। दिस इज 4,3। दिस इज 4,3। किसी ने भी हमारी बात को ध्यान से सुना होगा तो उसने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके तुरंत सेंटर निकाल लिया होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी हाइपरबोला हो उसके फोकस के बीच की जो डिस्टेंसेस होगी वो कितनी होगी, 2ae होगी। जो फोकस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होगी 2ae। तो बच्चों आप क्या करिए, 8,3 और 0,3 के बीच के डिस्टेंस हमको निकाल के बता दीजिए कितना आ रही है। वो जो भी डिस्टेंस आएगी उसको आप 2ae के बराबर कर दीजिए। तो कोई बता सकता है ये डिस्टेंस आ कितनी दी है? ये डिस्टेंस आएगी 8 - 0 का होल स्क्वायर, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। कितनी आएगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हो जाएगी 2ae। ठीक, तो ये आ जाएगा 2ae इज इक्वल टू 8। 2ae इक्वल टू 8, यानी ae इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ae बच्चों 4 आ गया। और ध्यान से देखो बच्चों, एसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है 4/3। एसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है 4/3, उसको आप पुट करेंगे तो आपका a आ जाएगा 3, वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ, तो बच्चों मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली 3, e की वैल्यू भी पता है, तो अब आप तो b भी निकाल सकते हो। तो b² इज इक्वल टू a² e² - 1, इसको यूज करिए और निकाल लीजिए b।
ए भी पता है, ई भी पता है। जब ऐसा करेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू 7 निकल के आ रही है। बी स्क्वायर की वैल्यू 7 निकल के आ रही है। आप पहले कैलकुलेट कर लो, 7 ही आएगी। यस सर। ठीक है, ओके। Yes, तो sir, बच्चों आप 7 ध्यान से आएगी। देखिए कि आपका बी भी निकल आया है, ठीक है, ए भी निकल आया है और सेंटर भी निकल आया है। तो अब आपके पास इस शिफ्टेड हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है। पहले आप एक नॉर्मल हाइपरबोला की इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपने निकाला है, पीछे में जाके देखो, ए स्क्वायर यानी कि 9। हाँ, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है 7 इक्वल टू 1। तो बच्चों अभी तो आपने एक नॉर्मल हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका जो सेंटर है वो 0,0 है, जबकि आपने जो सेंटर निकाला है वो 4,3 है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, इसको शिफ्टेड हाइपरबोला में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका आंसर कहलाएगा, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे तो इसका सेंटर क्या आएगा, 4,3 तो आएगा। तो 4,3 आपके पास सेंटर गिवन भी है। तो बच्चों देख लीजिए मैंने किस तरीके से एक नॉर्मल हाइपरबोला को शिफ्टेड हाइपरबोला में एक लाइन में ही कन्वर्ट कर लिया। लेकिन आपको ये समझ में तभी आएगा जब आपने पीछे शिफ्टेड वाला केस ध्यान से समझा हो। वो नहीं समझा होगा तो फिर यहाँ पे आपको कम समझ में आएगा। तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से मैंने एक नॉर्मल हाइपरबोला को शिफ्टेड हाइपरबोला में कन्वर्ट कर लिया है। तो सर स्टार्टिंग से हम लोगों को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में करना चाहिए था ना क्वेश्चन? किसमें बेटा? यहाँ पे आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपने मन में लिख सकते हैं। यहाँ नहीं मतलब ऊपर तक सेकंड लास्ट स्टेप तक हम लोगों को, यस सर, यहाँ तक। हाँ हाँ वो आप कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक रेफरेंस के लिए डायग्राम बना है। यस, वो डायग्राम ओरिजिनल नहीं है बेटा, वो बस एक रेफरेंस के लिए ऐसे बनाया हुआ है बस। उसमें रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लो तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। हमेशा याद रखो कभी भी शिफ्टेड वाले कंसेप्ट आए तो रेफरेंस के लिए अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड जल्दी समझ में आने लगेंगे, वरना आप डायरेक्ट सोचेंगे तो कम समझ में आएगा। मतलब हाइपरबोला का लास्ट क्वेश्चन अभी आप करने जा रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हाइपरबोला का आज आप लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए कोई भी गलती से लीव मत कर लीजिएगा। अगर आप लीव कर गए तो दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लीव मत करिएगा। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हम आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन आपके पास जो गिवन डाटा है वो सिर्फ इतना है कि उसके वर्टिसेस है वो है प्लस माइनस 5,0 और उसकी फोकाई जो है वो है प्लस माइनस 7,0। तो बच्चों जो डाटा है उस डाटा से आप समझ गए होंगे कि एक स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि इसकी फोकाई और वर्टिसेस दोनों स्टैंडर्ड हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात बोली नहीं जाती, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक एक चीज, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। आपको कोऑर्डिनेट से खुद समझना होता है, एग्जाम में बार बार बोला थोड़ा नहीं जाता है। तो बच्चों ये देखिए आपके पास वर्टिसेस भी हैं और फोकाई भी, और जैसा मैंने बताया कि आप रेफरेंस के लिए जैसे ही डायग्राम बनाओगे तो आपको पिक्चर धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लियर होगी। तो ये आपके वर्टिसेस होते हैं, दिस इज 5,0, दिस इज माइनस 5,0। ठीक है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आप लिखते क्या थे, आप यहाँ लिखते थे a,0 माइनस a,0। तो ये बच्चों ये डिस्टेंस हो गई, ये a है, ये a है, इसका मतलब ये 2a इज इक्वल टू 10 यूनिट्स होगी। 2a इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, या डायरेक्टली आप समझ गए हो तो a को 5 समझ ही लो। उसके बाद बच्चों फोकाई है, फोकाई है प्लस माइनस ae,0। ठीक है? तो यहाँ पे ae,0, यहाँ पे भी ae,0। तो आप समझ गए होंगे कि जो ae की वैल्यू है वो 7 है। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, इसमें चेंज क्या करेंगे, ae की वैल्यू जो है वो 7 है, a की वैल्यू आप पुट कर दो तो e की वैल्यू 7/5 आ रही है।
इसका मतलब जो आप सोच रहे हो वो सही है, क्योंकि यहाँ ई की वैल्यू बच्चों क्या है, 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी हाइपरबोला में होती ही नहीं। ई पता है, ए पता है, तो आप लिख लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इससे आपके पास बी आ जाएगा। तो बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर आपका आएगा 24, यानी कि आपको ए भी पता है और बी भी पता है, तो इक्वेशन अब आप लिख लो, फाइनली आपका आंसर आ गया। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ये मैंने आंसर लिख दिया है। तो सभी बच्चों को ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा।